Welcome student in Diksha classes. Today I will discuss second chapter पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। आज हम लोग देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। आज का जो टॉपिक गुरु बीजाणु जनन इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले समझते हैं गुरु बीजाणु जनन का परिभाषा क्या होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा एक एमएमसी कोशिका से 4 गुरु बीजाणु एक एमएमसी कोशिका से 4 गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर गुरु बीजाणु और जनन। जनन मतलब निर्माण। गुरु बीजाणु यहाँ पर ये अगुणित कोशिकाएं हैं और यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। चित्र से समझते हैं इसको। एमएमसी कोशिका, एक एमएमसी कोशिका यहाँ पर लिया गया है जो कि ट्वेन होता है, मतलब डिप्लॉयड द्विगुणित होता है। एक एमएमसी कोशिका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है, इसलिए जो भी नए गुरु बीजाणु बनेंगे वह अगुणित होगा। 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो एक गुरु बीजाणु बच जाते हैं उसे क्रियाशील गुरु बीजाणु कहा जाता है। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु बाद में चलकर फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मादा युग्मकोद्भिद बनाता है, अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एमएमसी कोशिका होता क्या है। एमएमसी कोशिका के बारे में देखेंगे हम लोग। एमएमसी कोशिका न्यूसेलस के अंदर में उपस्थित होते हैं। न्यूसेलस के माइक्रोपिलर सिरा पर स्थित बड़े आकार की द्विगुणित कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुरु बीजाणु बनाता है उसे एमएमसी कोशिका कहते हैं। इसका पूरा नाम यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इसे हिंदी में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहा जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यहाँ पर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एकल गुरु बीजाणु विकास, नाम से स्पष्ट है। एकल मतलब एक, गुरु बीजाणु मतलब अगुणित कोशिकाएं जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद एमएमसी कोशिका से बने हैं। एक गुरु बीजाणु कोशिका से एक मादा युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट अर्थात एकल गुरु बीजाणु विकास कहा जाता है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है या विधि है जिसके द्वारा एक गुरु बीजाणु से एक मादा युग्मकोद्भिद अर्थात एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जिस विधि के द्वारा एक गुरु बीजाणु से एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है उसे एकल गुरु बीजाणु विकास कहते हैं। मतलब एक गुरु बीजाणु से एक ही भ्रूण कोश बनते हैं। भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे भ्रूण कोश क्या होते हैं और भ्रूण कोश के संरचना के बारे में देखेंगे। भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भ्रूणकोश के बारे में। भ्रूणकोश को मादा युग्मक उद्भिद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका बनते हैं। भ्रूणकोश इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर मिनिस्चन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। इसका परिभाषा इस तरह से हम लोग समझेंगे यहाँ पर। बीजांड के अंदर स्थित वह कोशिका जो मादा युग्मक एवं भ्रूण का निर्माण करता है। बीजांड के अंदर स्थित वह कोशिका जो मादा युग्मक एवं भ्रूण का निर्माण करता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से भ्रूणकोश का संरचना समझेंगे। अब हम लोग यहाँ से संरचना के बारे में समझेंगे। भ्रूणकोश के संरचना में देखेंगे कि कौन कौन सी कोशिकाएं यहाँ पर होती है। भ्रूणकोश की संरचना अर्थात भ्रूणकोश जो है वो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। जैसे एंटीपोडल कोशिका की संख्या 3 होती है और यह कैलिजल सिरा पर होता है। भ्रूणकोश के 2 सिरा होते हैं। जिस सिरा पर एंटीपोडल कोशिका होता है उसे कैलिजल सिरा बोलते हैं
और जैसे सिरा पर अंड कोशिका और सहायक कोशिका होते हैं उसे माइक्रोपिलर सिरा कहा जाता है। इस सिरा को हम लोग बोलेंगे कैलोजल सिरा और नीचे वाले को बोलेंगे माइक्रोपिलर सिरा। कैलोजल सिरा पर 3 कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिसे एंटीपोडल कोशिका कहा जाता है। एंटीपोडल कोशिका की संख्या 3 होती है। यहाँ पर 3 कोशिकाएं होते हैं एंटीपोडल। सबसे बड़े आकार की जो कोशिकाएं भ्रूण कोशिका होते हैं उसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं और यह केंद्रीय कोशिका बीच में पाए जाते हैं, अर्थात एंटीपोडल कोशिका और सहायक कोशिका अर्थात तथा अंड कोशिका के बीच में जो बड़े आकार की कोशिकाएं हैं उसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और इस केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक मौजूद होते हैं जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक की संख्या यहाँ पर 2 होती है और केंद्रीय कोशिका की संख्या 1 होती है। सबसे नीचे अर्थात माइक्रोपिलर सिरा को हिंदी में बीजांडद्वारी सिरा कहा जाता है और इस माइक्रोपिलर अर्थात बीजांडद्वारी सिरा पर 3 कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। 3 कोशिका में से 1 कोशिका अंड कोशिका होते हैं और शेष 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका होते हैं। सहायक कोशिका की संख्या 2 है और अंड कोशिका की संख्या 1 है। अंड कोशिका को मादा युग्मक भी कहा जाता है। तो अंड कोशिका 1 और सहायक कोशिका 2 दोनों मिलकर यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या 3 होते हैं और इस पूरे भाग को कहा जाता है अंड उपकरण। अंड उपकरण में 2 कोशिकाएं आएंगे, अंड कोशिका और सहायक कोशिका आते हैं। सहायक कोशिका के अंदर कोशिकाओं का एक जमाव होता है जो अंगुली जैसी संरचना जैसा दिखता है। इस अंगुली जैसी संरचना को तंतुरूप समुच्चय कहते हैं। यह तंतुरूप समुच्चय पराग नली को प्रवेश करने के लिए दिशा निर्देश करता है, अर्थात जब परागन के बाद जब पराग नली बीजांड के अंदर प्रवेश करता है, यह पूरी संरचना बीजांड के अंदर होते हैं। जो भ्रूण कोश है ये पूरे की पूरी संरचना बीजांड के अंदर होते हैं। जब परागन के बाद जब पराग नली इसके अंदर प्रवेश करता है भ्रूण कोश के अंदर, तो भ्रूण कोश के 2 सहायक कोशिका में से किसी एक सहायक कोशिका में ही पराग नली प्रवेश करता है और इस पराग नली को दिशा निर्देश प्रदान करता है तंतुरूप समुच्चय, अर्थात तंतुरूप समुच्चय यह दिशा निर्देशित या रास्ता दिखाता है कि किस तरह से पराग नली को प्रवेश करना है सहायक कोशिका में, इसके बारे में रास्ता दिखाता है तंतुरूप समुच्चय। तो यहाँ पर तंतुरूप समुच्चय का ये महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के टॉपिक हम लोग इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट देखेंगे।